तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण में मामूली सुधार देखने को मिला है। हालांकि अभी भी हवा जहरीली बनी हुई है और राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों को जहरीली हवा से राहत मिलते हुए नहीं दिख रही है। बुधवार के प्रदूषण में मामूली सा सुधार हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर से हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। तो दूसरी खबर में बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ के एनसीआर दौरे को लेकर। मुख्यमंत्री जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे और फिर नोएडा सेक्टर 50 स्थित एक निजी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। तीसरी खबर में बात होगी सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में केवल मंत्री परिषद ही नहीं बदला, बल्कि अब नेताओं के सरकारी ठिकानों का पता भी बदलने लगा है, जिस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की, जहां आईईडी ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसकी फिलहाल जांच जारी है। तो इन सभी 4 खबरों को एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां पर प्रदूषण स्तर में धीरे धीरे सुधार के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CKQM ने ग्रैप 3 को तुरंत प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी किया है। ये निर्णय सब कमेटी की बैठक में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्व अनुमान की समीक्षा के बाद लिया गया। ग्रैप 3 हटने से निर्माण गतिविधियों और कामकाज को राहत मिलेगी, लेकिन वायु गुणवत्ता अब भी चिंताजनक है। ऐसे में ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के नियम लागू रखते हुए सभी एजेंसियों को कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। CAQM के अनुसार पिछले 3 दिनों से वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है और बुधवार को दिल्ली का AQI 327 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बेहद खराब हवा की श्रेणी में आता है। IMD और IITM ने अगले कुछ दिनों तक AQI के इसी श्रेणी में बने रहने की संभावना जताई है। तो देखिए, ग्रैप 3 हटते ही एनसीआर में वो निर्माण गतिविधियां जो कि गंभीर श्रेणी में AQI पहुंचने के बाद रोक दी गई थी, अब दोबारा से शुरू हो सकेंगी। हालांकि जिन साइट्स को डस्ट कंट्रोल या अन्य नियमों के उल्लंघन पर बंद किया गया था, वो बिना CAQM की अनुमति के शुरू नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पर CAQM ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण दोबारा गंभीर स्तर पर ना पहुंचने पाए और इसलिए ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की सभी पाबंदियां फिलहाल जारी रहने जा रही हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण के चलते ग्रैप 3 लागू किया गया था, लेकिन थोड़ी सी कमी देखी गई और हालांकि AQI अभी भी बढ़ा हुआ है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। यहाँ पर देखिए, दिल्ली में अगर खतरनाक AQI की हम बात करते हैं, आनंद विहार का सबसे ज्यादा 635 AQI दर्ज किया गया। मुंडका की बात करते हैं तो 426 AQI दर्ज किया गया है। नरेला की बात करिए तो 381 AQI यहाँ पर है और पंजाबी बाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 410 AQI दर्ज किया गया है। वहीं 396 बवाना का और 320 AQI है ओखला का। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा AQI आनंद विहार का इस वक्त दिख रहा है, जो कि चिंताजनक है। 3 तस्वीर आप देखिए, ये दिल्ली एनसीआर की सुबह की तस्वीरें हैं, जहां पर AQI फिलहाल 327 रिकॉर्ड किया गया है, जो पहले 400 के पार गया था। तो थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है, लेकिन उस हिसाब से अभी भी AQI ज्यादा बना हुआ है। सुबह आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध के साए में दिल्ली है और अभी भी ये माना जाए कि स्मॉग है, यानी कि एक तरह से जो जहरीली हवा है वो अभी भी दिल्ली में बरकरार है और इसे कम करने के लिए अभी और भी कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ग्रैप 3 को हटा दिया है, ग्रैप 1 और ग्रैप 2 अभी भी लागू है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की सुबह की तस्वीरें, जहां आप देख रहे होंगे कि जो हवा है वो अभी भी कहीं ना कहीं जहरीली बनी हुई है। धुंध जो है ये एक तरह से प्रदूषण की धुंध है, जिसकी चपेट में दिल्ली है। हालांकि AQI में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है, 327 फिलहाल AQI बताया जा रहा है, जो कभी 400 को पार कर गया था। लेकिन बात करें आनंद विहार की तो ये 600 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा गंभीर और डरावनी स्थिति है। तो लोगों के लिए फिलहाल ये हवा जहरीली है और एक तरह से अभी इतनी राहत नहीं मिली है जितनी की होनी चाहिए। यानी कि आप थोड़ा बहुत बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अभी भी उस तरह से AQI रिकॉर्ड नहीं किया गया है कि आप सुरक्षित श्रेणी में जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अभिषेक पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में लगातार AQI बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी अगर आजकल की हम बात करते हैं तो 327 आज दिल्ली का AQI है। एनसीआर में भी थोड़ी कमी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी उस तरह से जो वायु प्रदूषण है उससे कमी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है या उससे राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। गीतू जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो काफी जहरीली थी और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि AQI लेवल जो आज हम मौके पर खड़े हैं वहाँ 307 से 8 के लगभग है। तो देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की हवा जो काफी जहरीली थी, उसमें कहीं ना कहीं जो मौसम सर्द होने के बाद जो
एक राहत देखने को आज मिली है, क्योंकि काफी समय के बाद जो AQI लेवल है उसका जो स्तर है वो आज कम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से AQI लेवल से लगातार जो लोग समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अगर आपको बता दें कि बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आते हुए नजर आए हैं, और सांस की दिक्कत, आंखों में जलन, काफी लोगों को ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जो कि अस्पताल के लिए काफी रुक करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से गाजियाबाद के क्षेत्र में AQI लेवल, जिस तरीके से पारा जो है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है, और वहीं शासन प्रशासन द्वारा भी लगातार जो है वो कार्रवाई, प्रदूषण को लेकर लगातार जो दिशा निर्देशन का पालन किया जा रहा है, लगातार एडवाइजरी जो जारी की थी उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और लगातार, मगर उसके बावजूद जिस तरीके से जो AQI लेवल को देखते हुए 327 दिल्ली में भी रहा है, उसके बावजूद लगातार जो है प्रशासन अभी भी हाई अलर्ट मोड पर जारी है और लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लोगों के लिए गाइडलाइंस भी लगातार जारी कर रहा है, लोगों को जागरूक भी कर रहा है कि सुबह शाम निकलने से बचने के लिए सलाह देता हुआ शासन प्रशासन की गाइडलाइंस है वो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि जितना हो सके सुबह और शाम को कम निकलें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। अपने ट्रांसपोर्टों को कहीं ना कहीं कम यूज करेंगे तो शायद दिल्ली NCR की जो हवा है वो लगातार धीरे 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 कहीं ना कहीं सुधार, AQI लेवल नजर आएगा। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से जो स्कूल के बच्चे हैं वो लगातार स्कूल ऑनलाइन क्लासेस भी चालू की गई थी गाइडलाइंस के द्वारा, और वो लगातार ऑनलाइन क्लासेस अभी परिपूर्ण चलाई जा रही है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रदूषण लेवल NCR में जो जहरीली हवा थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की सांस आज गाजियाबाद, दिल्ली NCR के लोगों ने ली है। बिल्कुल अभिषेक, और ग्रैब 3 तो फिलहाल हटा लिया गया है कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, हालांकि कहा जा रहा है कि अनुमति भी लेनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर अगर ग्रैब 3 हटा लिया गया है और उसके बाद फिर से अगर यही प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो फिर उसके बाद किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? जिस तरीके से प्रदूषण की आज थोड़ी सी मौसम को, ठंडा मौसम होने के बाद जो कमी आते, AQI लेवल में जो कमी आई है, उसे देखते हुए प्रशासन ने भी कुछ जरूरी जो काम थे, जैसे कि साइडें थी, उन्हें शायद चालू करने के लिए दोबारा स्थिति वो कर दी गई है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हमारे ग्रैब 3 का हमने पूरा परिपूर्ण जो लागू जो किया था, उससे शासन प्रशासन द्वारा लगातार गाइडलाइंस को लगातार पालन किया गया था और लगातार कार्रवाई की गई थी। और अगर भविष्य में अगर फिर देखा जाएगा कि जैसे कि AQI लेवल में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, तो हमारी जिस तरीके से गाइडलाइंस थी उसे हम बरकरार रखेंगे, और लगातार जो है प्रदूषण को लेकर जो जी। शासन प्रशासन है वो कदम उठाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अभिषेक, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह के कदम उठाए जाएंगे तो कुछ ना कुछ कमी वायु प्रदूषण में देखने को मिलेगी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ऐसे तो कुछ फर्क दिख नहीं रहा, और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखो, अब कहते हैं कि उनको चौकीदारों को हीटर बांट रहे हैं, पता नहीं हीटर बांट रहे क्या बांट रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा हो रहा है। तो पॉल्यूशन आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा हो रहा है। इसके वजह से होता क्या है, गले में परेशानी चल रही है आजकल, बच्चे परेशान है, बड़े बूढ़े परेशान है सारे। हाँ, पोल्यूशन तो बहुत है। मैं तो अभी परसों ही रात में US से आई हूँ, फिलाडेल्फिया से, और बाहर निकलते ही बहुत ज़्यादा, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा हाल हो जाएगा। हमने मास्क खरीदा तुरंत, और तब से मास्क लगा के घूम रहे हैं। और कल बाई चांस मास्क नहीं था तो इतनी ज़्यादा खांसी शुरू हो गई। बच्चे भी हैं मेरे साथ, तो बहुत ज़्यादा खांसी होने लगी उनको भी। तो कुछ तो करना चाहिए सरकार को। क्यों ऐसा हो रहा है दिल्ली में कि इतना पोल्यूशन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज NCR के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम योगी जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और नोएडा के सेक्टर 113 में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है और इसके उद्घाटन की तैयारी अंतिम चरण में है। अगले महीने एयरपोर्ट का लोकार्पण होने की पूरी संभावना है, इसलिए मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर चल रहे कामों की प्रगति की समीक्षा करने आ रहे हैं। ये उड़ानें शुरू होने से पहले उनका अंतिम निरीक्षण माना जा रहा है और इससे पहले 25 अक्टूबर को भी उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया था। तो मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पुलिस, प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारी पूरी तैयारी में जुटे रहे। नोएडा में सफाई अभियान चलाया गया और सुरक्षा को लेकर कई स्तरों पर बैठकों का आयोजन किया गया है।
समीक्षा बैठक में AIDGCA और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो सहित विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो बैठक के आधार पर ही प्रधानमंत्री से उद्घाटन तिथि तय करने का अनुरोध किया जाएगा, जिसके बाद उड़ान शुरू होने की तारीख घोषित कर दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता अभिषेक पंडित का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी सीएम योगी के इस कार्यक्रम को लेकर? जी, आपको बता दूं गीतू जी, जिस तरीके से आज गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के दौरे पे रहेंगे। आपको बता दें कि उससे पहले 11:20 पर गाजियाबाद में पार्श्वनाथ जैन दिगंबर मंदिर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जहां पर की सबसे भव्य गुफा का जो निर्माण किया गया है उसका उद्घाटन करेंगे और जो लगातार जन महोत्सव बनाया जा रहा है उसमें शामिल होते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आपको बता दें कि गाजियाबाद के आगमन पर जो गाजियाबाद प्रशासन है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं गाजियाबाद के कमिश्नर जो है उन्होंने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के आदेश जारी किए गए हैं और लगातार सुबह से ही जो गाजियाबाद में जगह जगह जो है पुलिस तैनात की गई है और लगातार हजारों में सिपाही जो है वो तैनात किए गए हैं। 11:20 पर जो है योगी आदित्यनाथ आज मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पर गुफा का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो भव्य महोत्सव जो चलेगा 29 से 30 तारीख तक जो महोत्सव चलेगा उसमें भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि उसके बाद जो उनका प्रोग्राम है वो नोएडा जेवर एयरपोर्ट पर जाएंगे, वहां पर उनका निरीक्षण करेंगे। वहीं अधिकारियों के साथ उनकी बैठक का आयोजन किया गया है। उसके बाद 2:00 पर वो मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में पहुंचेंगे। उसके बाद मेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद 4:00 पर जो है योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर की कई विभागों के साथ वो बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद योगी आदित्यनाथ फिर दिल्ली में कई लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। ऐसा सूत्रों की जो खबर आ रही है वो लगातार कहा जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, और काफी खास ये कार्यक्रम इस वक्त माना जा रहा है। और सीएम योगी कब तक आएंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? आपको बता दें कि जिस तरीके से 11:20 का उनका गाजियाबाद में आगमन का समय जो है वो निर्धारित किया गया है और जिस तरीके से जो लगातार जो गाजियाबाद प्रशासन है वो लगातार तैयारियां कर चुका है। शासन प्रशासन द्वारा लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगातार जायजा लिया जा रहा है और ऐसा अनुमान अधिकारियों का कहना है कि 11:20 पर गाजियाबाद दिगंबर मंदिर में प्रांगण में वो योगी आदित्यनाथ जो है वो वहां पर आ जाएंगे। उसके बाद जो है फिर उसके बाद वो पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद जो है उद्घाटन किया जाएगा। और सबसे बड़ी विशेष बात जो है, जो मंदिर की जो गुफा का जो निर्माण किया गया वो मात्र 100 दिन में किया गया है। तो भव्य मंदिर बनाया गया है, उसमें वो योगी आदित्यनाथ उसका उद्घाटन भी करेंगे और महोत्सव में शामिल होंगे। पूजा पाठ अर्चना करने के बाद वो गाजियाबाद से नोएडा का रुख करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज का पूरा जो दिन है वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी वो लगातार गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली एनसीआर में बिताते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राबड़ी देवी का सरकारी बंगला खाली कराने की कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष का परिणाम है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ भी करना होगा करेंगे, लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगे। मंडल ने आरोप लगाया कि लालू यादव और उनके परिवार के प्रति द्वेष और राजनीतिक बदले की भावना से सरकार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 20 सालों में कई बार सत्ता बदलने के बावजूद ये मुद्दा कभी नहीं उठाया गया। उन्होंने साथ ही ये भी सवाल किया कि जब उसी घर में दो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तब उस मकान को खाली क्यों नहीं किया गया और अब अचानक ये कदम क्यों उठाया जा रहा है। बता दें कि पटना के प्रतिष्ठित वीआईपी एरिया में स्थित 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला करीब 20 सालों से बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। ये वही घर है जहां लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का राजनीतिक दरबार सजता था और जहां से सत्ता की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाती थी। लेकिन अब नई एनडीए सरकार ने इस ऐतिहासिक पते को राबड़ी देवी से खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है और सवाल उठा है कि आखिर इस बंगले की कहानी क्या है और इस कदम की वजह क्या है। तो देखिए, 2005 से पहले लगभग 1.5 दशक तक लालू राबड़ी शासन में थे और उस दौरान पूरा परिवार एक अणे मार्ग के सरकारी आवास में रहता था। लेकिन नवंबर 2005 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद संभाला
और एक अड़े मार्ग में शिफ्ट हो गए। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित किया, जो प्रदेश के सीएम आवास के ठीक पास स्थित है। लेकिन अब उन्हें इस बंगले को खाली करना है, जिसके लिए लालू परिवार बिल्कुल तैयार नहीं है। तो 20 साल का समय बिताने के बाद अब यहां पर इस बंगले को खाली करने में लालू परिवार सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। हालांकि इसके पीछे की तमाम वजह भी हो सकती है, जिस तरह के आरोप लालू परिवार लगा रहा है कि ये विद्वेष के चलते किया जा सकता है। तमाम तरह के पहलू हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। कुल मिलाकर लालू परिवार की तरफ से जरूर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो सही नहीं है। उन्हें लगता है कि ये एक तरह से राजनीति उनके साथ की जा रही है। और ये आपको बता दें, अगली खबर का रुख कर लेते पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से खबर, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ जोरदार आईडी धमाका हुआ है और इस जोरदार धमाके में कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो धमाके की गूंज पाकिस्तानी संसद तक पहुंच गई है। जी हाँ, खबरों के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा आईडी धमाके के बाद पाकिस्तान सरकार ने कल संसद का इमरजेंसी सेशन बुलाया है। फिलहाल मामले की जांच शुरू है। पख्तूनख्वा प्रांत में हुए आईईडी धमाके में कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं इस धमाके में आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस आईईडी धमाके का जिम्मा नहीं लिया है। तो कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत इस ब्लास्ट में हुई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि ये आईईडी धमाका था और खैबर पख्तूनख्वा में इस धमाके के बाद पाकिस्तान सरकार ने कल संसद का इमरजेंसी सेशन भी बुलाया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पख्तूनख्वा प्रांत में हुए आईडी धमाके में कम से कम 4 लोगों की जान जा चुकी है और ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। वहीं इस धमाके में आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, क्या जानकारी इस ब्लास्ट को लेकर? जी हाँ, देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से लगातार हम देखें तो टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो लगातार खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो पाकिस्तान के कंट्रोल वाले इलाके हैं, यानी कि पाकिस्तान के कंट्रोल वाले, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो आर्मी के इंस्टॉलेशन हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के इंस्टॉलेशन हो, या फिर जिस तरीके से जो गैस पाइपलाइंस भी वहां से निकल रही हैं उनमें लगातार हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। बीती रात भी जो हसन खेल का पाइपलाइन का टारगेट जो इलाका है वहां पर एक गैस पाइपलाइन जो पेशावर से होते हुए पंजाब प्रांत के अंदर गैस पाइपलाइन जो है वो गैस जो है वो वितरित करती है, उसको टारगेट किया गया और 2 बड़े धमाके जो है वहां पर सुनाई दिए हैं। और उसके बाद वहां कुछ एक लोगों की जो है वो उसमें हताहत होने की भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अनकन्फर्म रिपोर्ट इस बात को लेकर जानकारी दे रही है कि करीबन 4 लोगों की मौत जो है वो हुई है। इसी तरीके से देखेंगे तो बलूचिस्तान के अंदर भी जो है वो लगातार बीएलए के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान के सेना के जो जवान हैं उनको लगातार टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि लगातार जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की आसिम मुनीर की सेना की तरफ से एक दमनकारी नीतियां जो अपनाई जा रही हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले उन इलाकों पे जहां पर पश्तून लड़ाके रहते हैं, जहां पर बलूच लड़ाके रहते हैं, तो उनको सीधे तौर पर टारगेट किया जाता है, उनके परिवार वालों को टारगेट किया जाता है। तो अब ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पंजाब प्रांत के अंदर चाहे रावलपिंडी का इलाका हो, चाहे इस्लामाबाद का इलाका हो, पंजाब का जो वो इलाका जहां पर टीएलबी का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है, या सिंध प्रांत का इलाका देख लें, तो हर इलाके में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस समय पाकिस्तान की सेना के जवानों को जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बीते कल देर शाम जिस तरीके से ये टीटीपी के लड़ाकों की तरफ से कथित तौर पर अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, हसन खेल इलाका है, यहाँ पर गैस पाइपलाइन को बाकायदा टारगेट करते हुए 2 आईडी धमाके किए गए और जब गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ तो धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक न केवल इसकी आवाज सुनाई दी है बल्कि इसके जो इससे चिंगारियां निकली हैं वो भी देखने को मिली हैं। तो निश्चित रूप में एक के बाद एक बड़े इंस्टॉलेशंस जो पाकिस्तान के कंट्रोल वाले इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है।
इसके पीछे मकसद अगर हम देखें तो स्पष्ट है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये दोनों प्रांत एक ऐसे हैं जो अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं और ये अलग होकर आजाद मुल्क बनकर जो है वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य का जो फैसले हैं वो खुद लेना चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान की जो दमनकारी नीतियां हैं उनके अधीन में रहकर ये कहीं ना कहीं अपना भविष्य जो है वो देखना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये लगातार हमले जो हैं वो अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं। खुर्रम का इलाका देखा हमने, वहां पर भी टीटीपी के लड़ाकों की तरफ से हमला हुआ। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से फ्रंटियल कोर्प का जो हेडक्वार्टर है पेशावर में, वहां पर बाकायदा हमला हुआ। तो एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं उससे पाकिस्तान की सरकार इस समय बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है। खासतौर पर रमन, क्या किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है? देखिए, अभी तक किसी संगठन ने इसकी हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है, लेकिन संभवतः जानकारी यही निकल कर आ रही है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका पड़ता है वो कहीं ना कहीं टीटीपी के वर्चस्व वाला इलाका होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली माना यही जा रहा है कि टीटीपी के ही लड़ाकों की तरफ से ये हमला जो है वो किया गया होगा और सीधे तौर पर गैस पाइपलाइन को जो है वो टारगेट किया होगा। यहाँ तक भी जानकारी मिल रही है कि ये जो इलाका है ये कहीं ना कहीं टीटीपी के कमांडर हमजा मंसूर जो है उस संगठन के इलाके के बीच में आता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि उन इलाकों में जो गैस पाइपलाइन के ऑफिसेस हैं उनके साथ एक्सटॉर्शन मनी भी जो है वो डिमांड की जाती है इन टीटीपी के लड़ाकों की तरफ से, और जब ना उनको वो चीजें मिलती हैं तो वो सीधे तौर पर टारगेट करते हैं। लेकिन पहला मकसद उनका यही होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाना है और आसिम मुनीर को परेशान कर कहीं ना कहीं ये साफ संकेत जो है वो देना चाहते हैं कि टीटीपी जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जिसमें 4 से 5 प्रोविंस आते हैं, चाहे लेकिन रमन देखिए, टीटीपी को पाकिस्तान ने ही सपोर्ट किया, उसी ने ही बनाया और उसके बाद आज हम जो देख रहे हैं एक तरह से यहाँ पर लगातार टीटीपी के द्वारा हमले हो रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या बड़ी वजह सामने आ रही है? देखिए, निश्चित रूप में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का निर्माण जो है वो पाकिस्तान के ही कहने पर हुआ था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलकायदा और आईएसआईएस का एक संगठन बना हुआ था उसी के तर्ज पर भारत को दहलाने के लिए टीटीपी का जो है वो कहीं ना कहीं साथ लिया गया था। और टीटीपी के लड़ाके वो भी थे जब तालिबान के अंदर यूएन फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस का कब्जा था, तो ये टीटीपी के लड़ाके इस पश्तून इलाके से होकर अफगानिस्तान जाते थे और तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपकर जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनका मुकाबला किया करते थे। और 2021 में जब तालिबान जो है वो तालिबान का इलाका जो है वो अमेरिकन फोर्सेस के कब्जे से छूटा तो पाकिस्तान को ये लगा कि एक बहुत बड़ा जो है जीत उनके लिए होगा और अब तालिबान के सहारे वो कहीं ना कहीं भारत को डिस्टेबलाइज करने की उनकी एक मंशा थी। तो यही एक कोशिश जो उनकी तरफ से की जा रही थी। और ऐसे में जब टीटीपी ने खुद अपने स्वर उठाने की कोशिश की, क्योंकि आप देखेंगे तो टीटीपी जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वो सारा बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगता हुआ बॉर्डर है और उन दोनों रीजन्स की अगर अफगानिस्तान की बात करें, जो दुरंत लाइन है, दुरंत लाइन के उस तरफ जो अफगानिस्तान है, दुरंत लाइन के इस तरफ जो है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है या बलूचिस्तान का इलाका है, तो इन दोनों जगहों पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन दोनों के रहन सहन की बात करें, संस्कृत धरोहर की बात करें या फिर इनके साहित्य की बात करें, तो वो सारी चीजें एक से मेल खाती हैं। और ऐसे में जो खैबर पख्तूनख्वा के टीटीपी के लड़ाके हैं वो उनको निश्चित रूप में वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान की टेरिटरी के साथ मिल जाए, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो दमनकारी नीति है और वहाँ की जो पाकिस्तान की दमनकारी नीति किसी के लिए भी घातक हो सकती है और ये टीटीपी ने भी समझ लिया है, जिसके चलते वो चाहते हैं कि कम से कम अब हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे और शायद उसका विरोध पाकिस्तान भी कर रहा है और एक तरह से अफगानिस्तान को इस सब के लिए जिम्मेदार भी ठहराता है। धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए।